गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सप्लाई पढ़ा था और आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। अब एग्जम्पशन अंडर जीएसटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जम्पशन अंडर जीएसटी का मतलब पहले मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं कि हमारे पास में क्या है। हमारे पास में क्या है? हमने पढ़ा सप्लाई, ठीक है जी। और सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब अगर हमने सप्लाई पढ़ा है तो सप्लाई का मतलब क्या है? टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है? टैक्सेबल सप्लाई। अब सारी तरह की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई ही होती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यानी कि कुछ चीजों को छोड़ करके, कुछ चीजों को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी जो चीजें हैं वो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आ जाती हैं। और उन चीजों को जिनको कि हम छोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई। अब ये जो एग्जम्प्ट सप्लाई है, एग्जम्प्ट सप्लाई है, इसमें एग्जम्प्ट सप्लाई दो चीजों की होती है हमारे पास में, गुड्स की और सर्विसेज की। ठीक है। गुड्स की एग्जम्प्ट सप्लाई हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे फाइनल के अंदर। हमें पढ़नी है सर्विसेज की एग्जम्प्ट सप्लाई। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि हम क्या कह रहे हैं, क्या करने वाले हैं? तो चलिए, अपने पास में एग्जाम सप्लाई पढ़े। पढ़ने के लिए हमारे को देखना पड़ेगा क्या? हमारे पास में एग्जाम्शन है। इस एग्जाम सप्लाई को हम क्या कहते हैं जी? एग्जाम्शन अंडर जीएसटी। अब एग्जाम सप्लाई हमारे पास तीन तरीके की है बच्चों। एग्जाम सप्लाई जो है वो तीन तरीके की है। नंबर वन, निल रेटेड सप्लाई। ओके। निल रेटेड सप्लाई का मतलब क्या हो गया? निल रेटेड सप्लाई का मतलब हो गया जिसके ऊपर की निल रेट से टैक्स लगता है। फुल्ली एग्जाम सप्लाई, जिसके के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, जिसके के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है जीएसटी के अंदर। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि एग्जाम सप्लाई को हमने तीन नाम से जाना है। जीरो रेट से अगर टैक्स लगा दूं तो भी तो टैक्स है नहीं, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट कर दूं तो भी टैक्सेबल नहीं है। यहाँ पे ये पार्शियल एग्जाम्प्ट होता है। तो नॉन टैक्सेबिलिटी के अंदर क्या आ जाता है? होली एग्जाम्प्ट। और नॉन टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल के अंदर क्या होता है? यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है और इधर पार्शियली कुछ चीजें एग्जाम्प्ट होती हैं। तो वो पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, हमें पता लगेगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, उस डेफिनेशन के अंदर आने वाली सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाती है, जब तक कि उसको एग्जम्प्ट ना कर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि अगर हमने उसको छूट दे दी है, हमने कहा जी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो हमने इसको एग्जम्प्ट सप्लाई मान लिया है। अनलेस एंड अनटिल, मतलब सभी सप्लाईज के ऊपर टैक्स लगेगा अनलेस एंड अनटिल इसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा रेकमेंड ना किया गया हो जीएसटी काउंसिल के द्वारा। सभी तरीके की टैक्स सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होती है अनलेस एंड अनटिल हमने उसको एग्जम्प्ट ना कर दिया हो किसी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। यानी कि सर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास में एग्जम्प्ट सप्लाई जो है वो एग्जम्पशन तीन तरीके से दी जाती है। नंबर वन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर टू रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ रिकमेंडेशन देती है, और अगेन इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जाम सप्लाई की लिस्ट के अंदर कुछ चीजें ऐड कर देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप कर सकती है, रिकमेंडेशन पे कर सकती है, और कभी कभी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर पास करके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकती है? अपने पास में एग्जम्पशन बना सकती है। अब बात ये आती है कि सर क्यों कोई नोटिफाई करेगा या स्पेशल ऑर्डर देगा? स्पेशल ऑर्डर देने के पीछे कारण क्या है?
बेटा कभी कभी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, जनरली यही देखा जाता है, या फिर कुछ ओकेजन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा पे बंगाल के अंदर अगर यहाँ वहाँ का ये पर्व होता है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे कुछ सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन दे दी जाती हैं फॉर द टाइम भी। या फिर मान लो कहीं पे कोई नेचुरल क्लेमिटी आ जाती है, तो उस स्टेट को जो है वहाँ की कुछ सर्विसेज के ऊपर जो है वो एग्जम्पशन दे दी जाती है। तो हमारे पास में नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर से भी क्या होता है कि हम एग्जम्पशन दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में एग्जम्पशन बाय नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, जो मैंने अभी बोला। अच्छा, और सुनो मेरी बात, एग्जम्पशन जो होती है ना वो कंडीशनल होती हैं और अनकंडीशनल होती हैं। अनकंडीशनल होती हैं का मतलब क्या है कि सबके लिए है, कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर। और कंडीशनल क्या होती है, जैसे हमने इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट टू सर्टन सर्टन कंडीशन यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन। ठीक इसी तरीके से है यहाँ पे भी कि अगर आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी है इस सर्विस की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो ये जो एग्जम्पशंस हैं हमारे पास, ये क्या है, कंडीशनल होती हैं और कभी कभी अनकंडीशनल होती हैं। ओके सर। अब ये जो एग्जम्पशन का बेनिफिट है, एग्जम्पशन के अंदर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आइए समझ लेते हैं, देखिएगा मेरी बात, देखिएगा मेरी बात। ऐसा होता है कि मान लीजिए ये आप एक पर्सन है जो कि रिटेलर है। अब रिटेलर कुछ सामान परचेज करके आया मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से इन्होंने क्या किया, सर कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज की, मैं गुड्स की ही बात कर लेता हूँ, और कंसीडरेशन पे की। तो यहाँ पे कंसीडरेशन पे की इन्होंने। अब कंसीडरेशन ही नहीं, इन्होंने जीएसटी भी पे की। जीएसटी जो पे हो गया उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। और अब ये क्या करेंगे, ये अपने कस्टमर को सामान बेचेंगे। तो इन्होंने कस्टमर को सामान बेचा और उनसे कंसीडरेशन प्लस जीएसटी कलेक्ट कर लिया। तो इन्होंने कंसीडरेशन ली अपने कस्टमर से, और साथ ही इन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया। अब मैं बाकी सारी चीजों को यहां से हटा देता हूं, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी सारी चीजों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रहने देता हूँ केवल जीएसटी पेड और जीएसटी कलेक्ट। तो जीएसटी कलेक्ट जो था, मान लीजिए वो था ₹10, और जीएसटी ऑलरेडी ऑलरेडी पेड जो था दैट वाज ₹8। तो रुपीज टू इज जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, एंड ₹8 was इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जिसको हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, दैट वाज अवर इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट्स अवर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो एग्जम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट नहीं मिलता। यानी कि अगर मैंने कोई एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस की है, क्योंकि मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि मैं माइनस नहीं कर सकता। ठीक है जी, ओके। तो ये जो है एग्जम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते।
ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। एग्जामिशन जो है सप्लाई ऑफ गुड्स की सिलेबस में नहीं है, फाइनल्स में देखेंगे। और हमें अब पढ़ना है, हमें अब पढ़ना है अपने पास में एग्जाम्प्ट सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो जरा देखते हैं, मैं आप लोगों को जहां से समझाऊंगा आप केवल वहीं से ही देखेंगे। हाँ जी, इससे पहले की सर्विस मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि उसके अंदर माइनर सा चेंज है, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ऐसी सर्विसेज जो कि एग्जाम्प्ट हैं टैक्स से। ठीक है। सर हाँ जी। सर अब यहाँ पर जो आप सर्विसेज पढ़ा रहे हैं ये सप्लाई ही नहीं है या फिर सिर्फ टैक्स ही नहीं लगेगा? नहीं बेटा, सप्लाई मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात सुनो। सप्लाई है, और हर सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होती है, एक्सेप्ट एग्जम्प्ट सर्विसेज ऑफ एग्जम्प्ट सर्विसेज प्लस एग्जम्प्ट सॉरी एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई है, ये चीजें सप्लाई हैं, लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई है। बात समझ में आई? इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यस सर। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, यस सर। ये कहानी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली हमारी सर्विस क्या है जी? सर्विसेज टू गवर्नमेंट। अगर किसी तरीके की कोई भी सर्विस दी जाती है गवर्नमेंट को, तो क्या है वो? एग्जाम सप्लाई मानी जाती है, एग्जाम सर्विस मानी जाती है। और ये सर्विसेज कौन कौन सी? ये सर्विसेज हैं फेयर प्राइस शॉप बाय वे ऑफ राशन। आप देखते हैं राशन मिलता है हमारे पास में, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको राशन कार्ड बना देते हैं, और उससे उनको राशन मिलता है महीने का। बहुत सारी चीजें और भी मिलती है, केरोसिन ऑयल वगैरह या जो भी कुछ उनका बनता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, अब मैं एक पर्सन हूं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, और मैंने क्या किया, गवर्नमेंट को सर्विसेज दी। कौन सी सर्विसेज दी? मैं राशनिक हूँ, यानी कि राशन की सर्विसेज दी कि आप मेरे द्वारा जो है वो सप्लाई दिलवाइए लोकल पर्सन्स को। तो अगर ऐसी सर्विसेज मैंने दी तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा जी, और सुनिएगा, और है हमारे पास क्या होता है कि ना, जीएसटी नंबर हमारे को चाहिए होता है। आप अगर अपना टैक्स पे करते हैं तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको चाहिए होगा। जैसे कि पैन कार्ड होता है इनकम टैक्स के अंदर, ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, ये कौन बनाता है? आपको लगता होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी एजेंसीज के थ्रू जो है बनवाती है ये। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इनको, ये लोग, ये लोगों की सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट है, यानी कि आउटसोर्सिंग की हुई है हमने। हमने आउटसोर्सिंग की हुई है कि आप जो है हमारे को क्या बना करके देंगे? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बना करके देंगे। यानी कि आप क्या है? आप पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, आपका प्रिंटिंग प्रेस है, या फिर आपके पास में बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि आप सर्विसेज देते हैं। तो मैंने क्या बोला, मेरे को अपने देश के नागरिकों का, देश के व्यापारियों का क्या बनाना है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाना है। तो इसके लिए डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ऐसी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अच्छा जी, और सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रेनिंग देते हैं।
सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन ट्रेनिंग दे सकता है? हाँ दे सकता है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए मैं ले लेता हूं एमसीडी। अब एमसीडी डिपार्टमेंट को कोई टैक्सेशन की हमने क्या देनी थी, ट्रेनिंग देनी थी। जीएसटी आया, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन एमसीडी का एक सरकारी बाबू इस चीज को नहीं समझता था अच्छे से। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मेरे सरकारी बाबू को जीएसटी की सर्विसेज दो, यानी कि मेरे द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, एमसीडी के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग दी। ठीक है जी, जीएसटी की ट्रेनिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी की ट्रेनिंग दी कि आपको इस तरीके से कंप्यूटर में एंट्री करनी है और इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और ये काम इस तरीके से करने हैं। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी पेमेंट की। अब चाहे तुम एमसीडी के द्वारा करवा लो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवा लो, एक ही बात है, क्योंकि एमसीडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। तो कंसिडरेशन पे की इन्होंने। अब ये कंसीडरेशन पिछले साल तक तो क्या था, 100% गवर्नमेंट के द्वारा ही होनी चाहिए, लेकिन अब की बार ये बोला गया कि 75% तक कम से कम, या फिर उससे ज्यादा, कम से कम 75% तक कंसीडरेशन जो है वो किसने पे की हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे की हो इन सर्विसेज के लिए। ठीक है जी, कम से कम 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे की हो इन सर्विसेज के लिए। कम से कम 75% ही नहीं है, 100% भी पे कर सकती है, लेकिन कम से कम कितना है, 75% है कंसीडरेशन। तो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो क्या हो जाएगी सर, एग्जाम सर्विसेज के अंदर आ जाएगी। बोलिए, मेरी बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, ये तीनों सर्विसेज आपको समझ में आई? ये कौन सी सर्विसेज हैं? सर हाँ जी। सर जैसे कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट से, हाँ जी तो वो भी इसी में आएगा? बेटा, गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है, ये ट्रेनिंग का पार्ट कहाँ है? वो तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा सर, पढ़ाई को मतलब ट्रेनिंग में नहीं लाएंगे? ट्रेनिंग इसमें कोई नहीं, अलग मैंने से स्किल एजुकेशन लेना है? सेक्टर के लिए मैंने सर्विसेज अलग रखी हुई हैं। ये मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, कि हम जो सर्विसेज ओके दे सर। रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज दे रही है, और जो एजुकेशनल सेक्टर की सर्विसेज हैं उसको हमने अलग रखा हुआ है। यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं। ओके सर। ठीक है, ओके, आइए। सर्विसेज रिलेटेड टू आरबीआई। आरबीआई का नाम सुना आप लोगों ने? डेफिनेटली सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंक्स के ऊपर होता है ये। ठीक है जी, ओके। तो सर्विसेज रिलेटेड टू आरबीआई, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास में जो सर्विसेज है, जो सर्विसेज है जो आरबीआई दे रहा है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ये सर्विस आरबीआई ने नहीं दी है, आरबीआई ने ली है, आरबीआई ने ली है। सर्विसेज रिलेटेड टू आरबीआई, यानी कि रिलेटेड टू आरबीआई, यानी कि जो हम सर्विसेज आरबीआई को दे रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि सुनो, अगर आरबीआई ने किसी भी सर्विस का इंपोर्ट किया है, किसी सर्विसेज का इंपोर्ट किया है, बाहर से लिए, ठीक है जी, और ये सर्विस किस तरीके की सर्विस है, इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैनेज किया जाए अपने पास, इस रिलेशन से, इससे रिलेटेड कोई सर्विसेज उन्होंने इंपोर्ट की है, बाहर से इंपोर्ट की है, तो ये सर्विस क्या हो जाएगी जी, एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर आ जाएगी, यानी कि एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर आ जाएगी, एग्जम्प्टेड सर्विसेज के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई और सर्विस है तो वो टैक्सेबल होती है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, सर्विसेज दी जाती हैं बाय मेंबर ऑफ ओवरसीजिंग कमेटी। अब ये ओवरसीजिंग कमेटी क्या होता है, देखो ऐसा होता है हमारे पास में कि आरबीआई वैसे तो अपने डिसीजन खुद लेती है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इस चीज की
जो है वो सलाह ले सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये लोग भी ठीक से काम करते रहे और अच्छे डिसीजन लेते रहे और इनको रिकमेंडेशन मिलती रहे ठीक ठीक आरबीआई को, तो इनकी इनको सर्विसेज दी जाती है मेंबर्स ऑफ ओवरसीजिंग कमेटी। ओवरसीजिंग कमेटी इनके ऊपर भी होती है, जो इनको रेकमेंड करती रहती है, कुछ चीजों के बारे में रिकमेंडेशन देती रहती है टाइम टू टाइम, है ना। तो उन सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन सर्विसेज को भी टैक्सेबल किया गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। किसके अंदर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, ये तो आप लोगों को मालूम है ना, जल्दी से बताओ। यस सर। अच्छा जी, चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने जो है सर्विसेज के बारे में पढ़ा, इसके रिलेटेड टू आरबीआई। अब और सुनो, सर्विसेज बाय आरबीआई टू गवर्नमेंट, यानी कि, सर हाँ जी हाँ जी, सर ये जो ओवरसीइंग कमेटी थी, हाँ, इसमें सारे फॉरेन के ही लोग होंगे? नहीं, इसका नाम है ओवरसीजिंग कमेटी। ये आप यूं मान लीजिए कि आरबीआई के पास में एक कमेटी है जो उसको रिकमेंडेशन देती है, दैट्स इट। तो फिर सर इसे आरसीएम में क्यों टैक्सेबल किया? बेटा देखो, जहां पे कुछ भी किसी भी चीज के लॉजिक होंगे ना, वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ये सर्विसेज बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर इसके पीछे की केस स्टडी बताने में बैठ गए आपको कि कब कब क्या क्या केस हुआ था, क्या क्या नोटिफिकेशन उसके लिए या क्या क्या जजमेंट उसके लिए आई, और किन कारणों पे ये नियम कानून बनाए गए, तो बेटा ये जो 5 से 7 नंबर का चैप्टर है ना हमारे पास में, 5 to 7 मार्क्स का, 5 to 7 भी नहीं है, ये 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर जो है ना, ये हमारी जान ले लेगा बाय वे ऑफ टाइम। तो ऐसा आप मत कीजिए। आपको एक नाम याद रखना है, मेंबर ऑफ ओवरसीजिंग कमेटी की अगर सर्विसेज दी जाती हैं आरबीआई को, तो वो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है आरसीएम के अंदर, दैट्स इट। अब ये ओके क्यों है, सर। अगर ये हम देखने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। हाँ, कोशिश करूंगा मैं कि जहां जहां पे कुछ छोटी छोटी मुद्दे होंगे जो कि आप लोगों के साथ मुझे लगेगा कि शेयर करना जरूरी है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। चलूं आगे। अच्छा, यस सर। इधर सुनो मेरी बात। हम क्या कह रहे हैं कि सर्विसेज बाय आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई ने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई सर्विस दी है तो वो एग्जाम्प्ट है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर सर्विसेज दी गई हैं बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई, तो वो क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। वैसे भी वो तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, अदर सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो है आरबीआई की सर्विसेज है। अब मेरे साथ में ये एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई कुछ पूछ लेता है उसको मैं नहीं बताता हूँ, तो देखो चलो मैं बता ही देता हूँ। एक मान लो, एक ओवरसीजिंग कमेटी है, एक पर्सन है, ये पर्सन है, ये एक मेंबर है, इसने आरबीआई को सर्विसेज दी। अब बताओ मेरे को, आरबीआई बड़ा है या फिर ये मेंबर बड़ा है? आप टैक्स के लिए, आरबीआई। आरबीआई बड़ा है ना, तो हम क्या कहते हैं कि आप इनको सिर्फ इनकी कंसीडरेशन दो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या दे दो, जीएसटी दे दो। इसलिए इसके ऊपर जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर टैक्स लगता है। जहां जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स उन जगहों पे लगता है, आपने मेरे साथ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ लिया है क्या, आरसीएम? नहीं यस पढ़ा ना सर। शायद अभी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सर पढ़ा दिया आपने। अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। तो आरबीआई जो है वो बड़ा है, और जहां जहां पे भी ऐसा होता है ना हमारे पास में, जहां जहां पे भी हमारे पास में ऐसा होता है कि जो सर्विस रिसिपिएंट होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, बाय वे ऑफ टर्नओवर हो गया या किसी और तरीके से, तो हम वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इम्पोज कर देते हैं। अच्छा, ये आरबीआई का पूरा हो गया हमारे पास में, कोई दिक्कत तो यस नहीं? सर। चले आगे। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब जो है, आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, फूड इंडस्ट्री को सुनेंगे।
ठीक है, कि फूड इंडस्ट्री की कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एग्जम्प्ट हैं। ध्यान से सुनना, ये काफी बड़ा है और पेचीदा भी है थोड़ा सा। इसके अंदर से 1 से 2 नंबर का जो पॉइंट है वो आपसे पूछ लिया जाता है बाय वे ऑफ एमसीक्यू। तो ठीक है, आओ। आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि कृषि के साथ में ना एक विशिष्ट प्रेम रहा है हमेशा से भारत देश का। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेके आज तक हमने जो है फार्मर्स को और जो हमारे खेती करने वाले लोग जितने भी हैं उनको स्पेशल बेनिफिट दिए हैं हमेशा ही। इनकम टैक्स के अंदर भी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। अब देखिए क्या है, फूड इंडस्ट्री के अंदर मैं कुछ लोगों को एग्जाम्पशन देना चाहता था। और ना आप है ना बिल्कुल इसकी टेंशन मत लेना कि ये बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके इसको चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या लगता है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर फार्मर्स, दैट इज कल्टीवेटर ऑफ लैंड। ठीक है, तो हमने यही बोला, क्या बोला हमने? हमने यही बोला सबसे पहले कल्टीवेटर को भी डिफाइन करने से पहले, फार्मर को भी डिफाइन करने से पहले हमने क्या बोला कि एग्रीकल्चर सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पर्पस इज एग्जम्प्ट। सबसे पहले हमने मेन बात बोल दी कि जो एग्रीकल्चर के अंदर सर्विसेज दी जा रही हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पर्पस ओनली, यानी कि जिनका पर्पस एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है? बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करना, ये हमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा था। बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? जहां पे हम चीजों को इस तरीके से लेते हैं कि हमने बीज बोया, उसमें पानी डाला, उसमें खाद डाली, और जब एक पौधा निकल करके आता है बाहर या फिर जमीन के अंदर जाता है किसी भी तरीके से, क्योंकि सारी की सारी फसल बाहर तो नहीं आती ना, कुछ अंदर भी चली जाती है जमीन के। जैसे कि हमारे पास में वो होता है, बीट रूट होता है, या फिर हम कह सकते हैं आलू होता है, पोटैटो। तो ये सारी सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर आती हैं। तो हम क्या कहते हैं, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन जो हम करते हैं दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि सर्विसेज जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड अगर हैं तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। अच्छा, अब आप लोग क्या मानते होंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है? वो चीजें जो कि हम खाने में यूज कर रहे हैं। हाँ, मेरे को मालूम है कि खाने में या पहनने में या फिर सेलेबल टू मार्केट, ये चीजें आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि हम ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। आप जाते हैं, अब जरा मेरे को एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जाते हैं और आप दुकानदार के पास में राइस ले लेते हैं, आपको क्या लगता है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है? जल्दी से बताइए, इंटरेक्ट कीजिए। हेलो, यस सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? साथ भाई साहब, सहर्ष, जिलियान यस। मैडम, यस सर। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्या? ये यस एग्रीकल्चर सर। नहीं है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। क्यों सर? मैं बता रहा हूँ, पैडी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? जब खेत में चावल उगता है ना तो वो पैडी की फॉर्म में उगता है। जो चीज खेतों में होती है दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर हम चावल को भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर डाल देंगे तो चावल बेचने वाले की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे ही हम चाय को भी बोल सकते हैं, टी को भी बोल सकते हैं, कॉफी को भी बोल सकते हैं। तो ये लोग तो बहुत ही अमीर लोग होते हैं, अगर इनकी सर्विसेज हम एग्जाम्प्ट करने लग जाए तो कितना लॉस हो जाएगा। तो हम ना यूज करते हैं वर्ड पैडी। पैडी क्या होता है? जो चावल का दाना बालियों के अंदर होता है। बालियों के अंदर होता है का मतलब क्या है? जो खेत में खड़े हुए होते हैं ना,
जो खेत में खड़े हुए होते हैं, हमारे पास में खेतों में जो चावल होते हैं वो किसी और फॉर्म में होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे हमारे घर में आते हैं। तो दाना उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो जो पैडी है दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस चलें सर। आगे, आगे चलते हैं। तो सर हाँ जी। मतलब इनिशियल सर्विस जो होगी सिर्फ वो एग्जाम्प्ट है हमारे लिए, है हाँ, ना? मैं इन चीजों के ऊपर आऊंगा कि इनिशियल सर्विसेज जो आपने बोला ना, इनिशियल वर्ड बोला ना, उसको मैं प्राइमरी सर्विसेज बोलूंगा, और अच्छा, प्राइमरी ओके। मार्केट का नाम दूंगा, और फिर सेकेंडरी मार्केट का नाम दूंगा। जब तक ये फूड इंडस्ट्री की सर्विसेज खत्म होंगी तब तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए, मतलब अगले 5 से 7 मिनट में आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आप ये समझिए कि राइस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके, क्योंकि वो हमारे घर में हमारी कटोरी के अंदर, हमारी प्लेट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना। तो हम क्या कहते हैं कि हमने ना इनको बांटा है, कैसे बांटा है, किस तरीके से बांटा है, वो हमारे को देखना है। आओ, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, सुनिएगा, देखते हैं। कल्टीवेशन, प्लकिंग, या फिर प्लॉटिंग, सॉरी, प्लॉटिंग, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा डन इन द एग्रीकल्चर फॉर्म, इनको हम एग्रीकल्चर सर्विसेज के अंदर लेते हैं। ऐसा होता है, जमीन में बीज बो करके ही केवल, क्या नाम है, फसल नहीं बोई जाती। कभी कभी हम छोटे छोटे, कभी कभी हम छोटे छोटे पौधे भी हैं वो खेत में लगाते हैं। तो इस तरीके से भी खेती की जाती है। तो ये खेती के ना अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो कल्टीवेशन हो जाए, चाहे प्लॉटिंग हो जाए, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो जाए। तो खेत में जिस भी तरीके से बीज बोया जा रहा है, उनकी सर्विसेज जो हैं वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में लाई गई है। तो अगर मैंने इस सर्विस की बात की, तो आप सीधा सा बात समझ जाते हैं, सर वो इंसान जो खेत में सर्विसेज दे रहा है ना, उसकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, ठीक है। ओके, और हमारे दिमाग में सबसे पहले आता भी कौन है? इसी इंसान की पिक्चर आती है, ठीक है। अब ना कुछ लोग मेरे पास में आए दोबारा से, कहते हैं सुनो सर। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते हैं आपने उस इंसान की सर्विस को तो एग्जम्प्ट कर दिया जिस इंसान ने खेतों पे काम किया, फॉर्म्स पे काम किया, लेकिन व्हाट अबाउट अस? मैंने कहा कौन हो आप लोग? कहते हैं हम वो लोग हैं जो कि इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज होने के लिए। और साथ ही हम कौन हैं? हम ऐसे लोग हैं जो कि इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ कभी कभी लैंड भी प्रोवाइड करते हैं जिसपे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। मैंने कहा भाई सीधी से बताओ तुम लोग हो कौन? कहते हैं हम ना रेंट पे देने वाले लोग हैं, किसको? एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को और एग्रीकल्चर लैंड को, जिसका की यूटिलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस में होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी सर्विसेज भी एग्जम्प्ट कैटेगरी में आनी चाहिए? क्योंकि अगर हम सर्विसेज ना दें, बेसिक ऑपरेशंस कहाँ से हो पाएंगे, कहाँ से ये चीजें, लैंड ही अगर रेंट पे हम ना दें तो कहाँ से हो पाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले हम ना केवल हमने फार्मर को, बल्कि इससे रिलेटेड जो लैंड को रेंट पे दे रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को रेंट पे दे रहे हैं, उनकी सर्विसेज को भी एग्जम्प्ट कर दिया। लेकिन याद रखना, इन इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछा जाता है कि कल्टीवेटर ऑफ लैंड, कल्टीवेटर ऑफ लैंड ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कल्टीवेटर ऑफ लैंड ने क्या किया? लैंड ली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ये रही, कल्टीवेटर ऑफ लैंड ने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड ली, और उसका 1/10 पोर्शन, 1/10 पोर्शन जो है आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लिया। तो यहाँ पे ये जो सर्विसेज थी, देने वाले की सर्विसेज, देने वाले की सर्विसेज कितने की? ये जो रेंट पे इसने, मान लो इसका जो रेंट था वो था 10 लाख रुपए, तो मैं कितने का बोलूंगा?
9 लाख रुपए की रेंटल सर्विसेज जो हैं वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती हैं, पूरे 10 लाख की नहीं आएंगी, क्योंकि 1/10 पोर्शन जो है वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए यूज नहीं हुआ, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो गया। ये मेरी बात समझ में आई आपको? तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही इक्विपमेंट और लैंड को लिया गया हो, किसके ऊपर? रेंट के ऊपर। तो उसकी जो सर्विसेज हैं रेंट पे देने की सर्विसेज, वो क्या हो जाएंगी? एग्जम्प्ट के अंदर आ जाएंगी, एग्जम्प्टेड सर्विसेज के अंदर आ जाएंगी। ठीक है सर। अब इसके बाद कुछ और लोग उठ करके आए मेरे पास, मैंने कहा हाँ जी बोलो आप क्या कह रहे हो। कहते हैं हम वो लोग हैं। मैंने कहा कौन लोग हो? जो ट्रेनिंग और एजुकेशन देते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, किसान कॉल सेंटर्स चलाते हैं, किसान मेला चला लगाते हैं। किस पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए। नहीं समझ में आया सर? हाँ अभी समझ में आएगा। ये कौन लोग हैं? जो किसानों को ट्रेंड कर रहे हैं। कहते हैं अगर हम किसानों को ट्रेनिंग ना दें, हम ये बोलें कि भाई ट्रैक्टर से आप ट्रेनिंग करो, यानी कि मॉडर्न तरीकों से आप जो है वो खेती करो, ट्रेनिंग मेरे मुंह से निकल गया, मॉडर्न तरीकों से आप जो है वो क्या करो? खेती करो। ऐसा हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं, एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत आती है खेती करने में, तो हम उनको क्या कर रहे हैं? किसान कॉल सेंटर प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि वो हमसे बातचीत, जैसे आपको कोई दिक्कत आ जाती है अपने मोबाइल फोन के अंदर, अपने कस्टमर केयर से आप बात करते हैं, अगर आपकी सिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही किसानों के भी कॉल सेंटर बने हुए होते हैं। तो जो लोग उनको सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर किसान मेला लगाया जाता है। किसान मेला किस लिए लगाया जाता है? जैसे आपका ऑटो एक्सप्रो होता है, जैसे आपका बुक फेयर होता है, इसी तरीके से किसान मेलाज होते हैं जिसके के अंदर इनकी नॉलेज को एनहांस किया जाता है। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो कि किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं, एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं, किसान कॉल सेंटर चला रहे हैं, किसान मेला चला रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज दे रहे हैं बेसिकली, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब एनहांस करने के लिए उनको, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज भी एग्जम्प्ट सर्विसेज के अंदर मानी जाती हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कुछ लोग हमारे पास में इस तरीके से होते हैं। अब अगली सर्विस को समझने से पहले ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये है हमारे पास में मैन्यु ये है हमारे पास में मैन्युफैक्चरर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं। और ये है हमारे होलसेलर। ठीक है ना। अब मंडी के अंदर इन दोनों को मिलाने का एक पर्सन काम करता है, वो एक ब्रोकरेज लेता है अपनी। ठीक है जी। यानी कि मैन्युफैक्चरर क्या होता है? वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे दाम मिले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, और होलसेलर क्या सोचता है? कम से कम दाम मिले। तो इनको एक नॉर्मल प्राइस पे लाने के लिए एक पर्सन बीच में आता है। ठीक है जी। और वो क्या होते हैं जी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है, जिसको कि हम आड़तीय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी। तो ये जो ब्रोकर और जो कमीशन एजेंट होते हैं बीच में, इनकी जो सर्विसेज हैं किसको मिलाने के लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मैन्युफैक्चरर को मिलाने के लिए, और होलसेलर को, यानी कि किसान और होलसेलर को मिलाने के लिए मंडी में ये जो अपनी सर्विसेज देते हैं, ये सर्विसेज भी क्या है? एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर आती हैं, एग्जम्प्ट सर्विसेज के अंदर आती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, सर हाँ जी। सर ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, इसका कोई मतलब एक्ट वगैरह है, रूल्स वगैरह है इससे? मतलब रूल्स वगैरह? मतलब सर जैसे अगर कोई इस बारे आपकी इस आवाज, बारे में जानना चाहे तो कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं ऐसे कोई? हाँ बेटा, इनके रूल रेगुलेशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सर कहाँ मिल सकते हैं? ये तो आप साइट पे वो कर लेना। मैं या तो मैं क्लास के बाद में क्या नाम है आपको मैं भी सर्च करके बता दूंगा कि इनके रूल रेगुलेशन कहाँ से मिल सकते हैं। ओके सर। जीएसटी से क्या लेना देना? नहीं सर, ऐसे ही मैंने सुना है इस वाले बिजनेस के बारे में, आड़ती, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि क्या करते हैं ये लोग।
अच्छा चलो इसलिए ठीक है, पूछा क्या मैंने। करते हैं और कैसे करते हैं इस चीज को हम बाद में देख लेंगे। अभी तो हम ये देख लेते हैं ये जो सर्विसेज है, ये इनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब अगला सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, कुछ लोग अपनी सर्विसेज इस तरीके से भी देते हैं। किस तरीके से देते हैं? टेस्टिंग ऑफ सीड और टेस्टिंग ऑफ सॉइल। मान लो मैं किसान हूं, मैं कहता हूँ सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ खेतों पे, लेकिन उतनी पैदावार नहीं होती, उतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं उगता। तो कुछ लोग आते हैं मेरे पास में, टेक्निकल टीम होती है, वो क्या करती है, मेरे सीड्स की क्वालिटी को चेक करती है और मेरी सॉइल की कैटेगरी क्वालिटी को चेक करती है। तो ऐसे लोग जो टेस्टिंग सर्विसेज देते हैं, जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं जब, तो आप जाते हैं ना लैब में भागते हैं या फिर लैब से किसी को बुलाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे जो है वो लैंड की सीड्स, लैंड की सॉइल फर्टिलिटी को देखने के लिए, चेक करने के लिए लैंड की और सॉइल की फर्टिलिटी को देखने के लिए और सीड्स की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए भी कुछ लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। इनकी सर्विसेज भी जो है वो एग्जाम सर्विसेज के अंदर आती हैं, ठीक है। अब जो बोलने जा रहा हूं उसके ऊपर जरा और खास ख्याल दीजिएगा, खास ध्यान दीजिएगा, उसका खास ख्याल रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं वेयर हाउसिंग सर्विसेज की। वेयर हाउसिंग सर्विसेज किस काम के लिए, जरा ध्यान देना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। अच्छा सर, हमें मालूम है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज समथिंग एल्स देन द थिंग्स वी आर ईटिंग और वी आर टेकिंग इट फॉर द यूसेज पर्पस, मतलब कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं उनसे कुछ अलग होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो मैं ना यहाँ पे वेयर हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, पैडी की, ठीक है। अभी तक मैंने राइस नहीं बोला। तो जब मैंने बात की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो मैं किस तरीके की सर्विसेज दे रहा हूँ, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। एक होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? एक होती है खेती जो हम करते हैं, जो जिसके लिए हम काम करते हैं और वो काम पूरा हो जाता है जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे सामने आ जाता है। एक होता है जिसके लिए हमने कोई ऑपरेशंस नहीं किए थे, फॉरेस्ट में, जंगल में वो चीज मिली, और वो जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हम कहते हैं ना माइनॉरिटीज, इसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी जंगलों में उगती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। इसको उगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुद उगती हैं खुद ब खुद। तो मैं क्या दे रहा हूँ, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है जी। उसको रखने की जो फैसिलिटी है, दैट इज नोन एज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, रख रखाव की। तो मैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मैंने नंबर 1 किसकी दी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। नंबर 2 किसकी दी? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, ठीक है। अब मैं आता हूं राइस। अब मैं आता हूं किसके ऊपर? राइस के ऊपर। अब सर मैंने यहाँ पे राइस अलग से क्यों लिखा, इस बात को आप समझ गए? क्योंकि राइस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, सीरियल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, जूट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, टबैको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बीटल लीव्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, कॉफी एंड टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग की हो या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हो, दाल या चावल की हो, सीरियल्स की हो, जैगरी की हो, कॉटन की हो, जूट, टबैको, बीटल लीव्स, कॉफी एंड टी, इनकी अगर सर्विसेज मैंने वेयर हाउसिंग की दी है, तो वो क्या है सर? एग्जम्प्ट सर्विसेज के अंदर आती हैं। बात समझ में आई? इनकी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अगर मैंने दी है, तो वो एग्रीकल्चर, वो कहाँ आती है जी? वो हमारे पास में एग्जाम सर्विसेज के अंदर आती है। अब जरा, सर हाँ जी हाँ जी। सर वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि टबैको मतलब हेल्थ के लिए इंजूरियस है, फिर ये लोग इसे एग्जम्प्ट भी कर रहे हैं जीएसटी से, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने नहीं कहा कि टबैको की सर्विसेज, टबैको को हम सर्विस से, जीएसटी से क्या नाम है, एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। हमने तो नहीं कहा कि टबैको को जीएसटी की सर्विसेज से एग्जाम्प्ट किया जा रहा है।
मैंने तो कहा टबैको की वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को, यानी कि अगर मैं वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दे रहा हूं टबैको को रिटेन करने के लिए। अब एक बात बताओ, चीज तो देश में उगी है, उसके ऊपर टैक्स भी लगाया गया है, अब अगर उसको प्रिजर्व कर रहा हूं और उस सर्विस को मैं एग्जम्प्ट कर रहा हूं, तो ये सिर्फ वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी से रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो एग्जम्प्ट है इनसे रिलेटेड। हम क्यों चाहेंगे कि जो चीज उग करके तैयार हुई है वो खराब हो जाए? तो हम तो सिर्फ वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देने वाले सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर रहे हैं, उगाने वाले को हमने एग्जम्प्ट नहीं किया। बात ओके समझ? सर। हाँ, तो आप इसको गलत मत लेके जाइए। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हमने किया, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर सरोकार है और क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाता है। वो मैं बताता हूं अभी कि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में लिखा हुआ है लोडिंग और अनलोडिंग की सर्विसेज, पैकिंग और ग्रेडिंग की सर्विसेज, स्टोरेज की सर्विसेज। ठीक है जी, किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की और राइस की इन एग्रीकल्चर फील्ड इज एग्जम्प्ट। अब देखो दोनों के अंदर क्या कनेक्शन भेजा जा सकता है। मैंने यहां पे किस सर्विस की बात की थी? ऊपर मैंने वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की बात की थी, और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की बात करते हुए मैंने सीरियल्स और कॉटन और जैगरी वगैरह को भी और टबैको को भी यूज किया, इंक्लूड किया। लेकिन जब मैं लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ग्रेडिंग और स्टोरेज की बात कर रहा हूं ऑन एग्रीकल्चर फील्ड, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस की ही। यानी कि अगर आपसे कोई कहता है, अगर आपसे कोई कहता है कि मैंने पैकिंग सर्विसेज दी हैं, पैकिंग ऑफ टबैको मैंने किया है, तो क्या ये एग्जम्प्ट सर्विसेज के अंदर आता है? नहीं सर, ये टैक्सेबल सर्विसेज के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ग्रेडिंग स्टोरेज, ये सर्विसेज किसके लिए एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती हैं? कौन सी चीजों के लिए आती हैं? सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस, दैट्स इट। बाकी सब चीजों को, चाहे लोड अनलोड करने की सर्विसेज दी गई हो, पैकिंग की दी गई हो, ग्रेडिंग की दी गई हो, स्टोरेज की दी गई हो, ये सर्विसेज टैक्सेबल होंगी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड राइस। बात समझ में आई? दाल जो है, दाल जो है जिसको बाद में आप दाल कहते हैं, आप दाल किसे कहते हैं? आप पल्सेस किसे कहते हैं? जो आपकी प्लेट में या आपकी कटोरी में है वो दाल है। जब ये फील्ड पे खड़ी होती है, एग्रीकल्चर फील्ड पे खड़ी होती है, तो इसको हम पैडी कहते हैं। तो पैडी हुई तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई, और अगर उसकी पैकिंग हमने की है तो वो एग्जम्प्ट है। पैडी की पैकिंग की है, अब पैडी में से चाहे दाल निकले, चाहे चावल निकले, चाहे सीरियल्स निकले, चाहे क्या नाम है जो है वो टबैको निकले, जूट निकले, ऐसा होता नहीं है वैसे। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी पैकिंग अगर मैं कर रहा हूँ वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, बात समझ में आई? तो सर हम हमें ना इन दोनों सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक बात सुन लो, ये जो हमारे पास में पैकिंग हो रही है, ये पैकिंग वो वाली पैकिंग नहीं है जो आपके पास में आपके घर के अंदर मैन्युफैक्चरर या रिटेलर के थ्रू आती है। ये पैकिंग वो वाली पैकिंग है जो मंडी में पहुंचने से पहले की पैकिंग होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कहाँ डाला है? बोरे में भरा है, और हम या फिर किसी भी तरीके से पैक किया है, और हम उसको ट्रॉली में लेकर के मंडी लेकर के जा रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर अगर लोडिंग अनलोडिंग की जा रही है, यानी कि सर्विसेज किस तरीके की, एक गरीब इंसान है, वो उसको आपने बोला इधर आओ भैया आपको रोजगार देते हैं। हमने कहा क्या उन्होंने पूछा क्या रोजगार देते हैं, तो हमने बोला आप हमें सर्विस दीजिए। उसने कहा क्या सर्विस दूं? ये जो हमारी फील्ड पे फसल पड़ी हुई है, इस फसल को उठा करके ट्रॉली में डाल दीजिए, बोरों में पैक करके, या फिर किसी भी तरीके से इसके गट्ठे बना करके जो है आप ट्रॉलीज में डाल दीजिए।
ऐसी सर्विसेज एग्जाम्प्ट सर्विसेज के अंदर आती हैं, और इसी के अंदर हमारी ग्रेडिंग की सर्विसेज भी होती हैं इसी तरीके से। तो एग्रीकल्चर फील्ड पे की गई जो लोडिंग और अनलोडिंग की सर्विसेज हैं, या फिर ग्रेडिंग की, पैकिंग की, या स्टोरेज की सर्विसेज हैं, वो क्या होंगी, एग्जाम्प्ट होंगी इफ इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड राइस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मैंने बात किसकी की है। अच्छा जी, रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स। हम पशुपालन करते हैं, ऐसे ही हम जीव पालन भी करते हैं। कैसे? जैसे कि हम बी कीपिंग करते हैं, हनी बी होती है ना, मधुमक्खी पालन की जाती है, ऐसे ही रेशम का कीड़ा भी पाला जाता है। तो अगर हम लाइफ फॉर्म्स को का पालन का सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या है जी, वो सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे है ना, हॉर्सेज नहीं आते, काउज आएंगी, हॉर्सेज नहीं आएंगे। हॉर्सेज इसलिए नहीं आते क्योंकि ये लग्जरियस आइटम के अंदर आ जाते हैं। घोड़ा ना तो एग्रीकल्चर में यूज होता है, और ना ही दूध देने के लिए काम में आता है। ये एक लग्जरियस आइटम है जिसको कि जो है वो अमीर लोग अपने पास में रखते हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, रेयरिंग ऑफ, यानी कि पालना किसको जी, लाइफ फॉर्म्स को, एक्सेप्ट हॉर्सेस। हॉर्सेस के अलावा किसी और को अगर हम पालते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर आता है और एग्जम्प्ट माना जाएगा। अच्छा जी, सप्लाई ऑफ लेबर फॉर्म्स। ये लेबर फॉर्म्स क्या होते हैं? लेबर फॉर्म्स होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। यानी कि मेरी जमीन है, अब हो सकता है कि मैं खुद उसके ऊपर हल चलाऊं, या ट्रैक्टर चलाऊं, या फिर मजदूरों से चलवाऊं। तो अगर मैं फार्म सर्विसेज सप्लायर हूं, यानी कि मैंने क्या बोला कि मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं, ठीक है जी, इस चीज की कि मैं एक लेबर हूं, मैंने लेबर की सर्विसेज दी हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर, तो ये सर्विसेज भी क्या है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अच्छा जी, इसके अलावा सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन द वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, छिड़काव वगैरह करना। वेयर हाउसिंग के अंदर, वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखा जाता है, वहां पे कीड़ा ना लग जाए इसके लिए छिड़काव वगैरह किया जाता है, या दवाई वगैरह डाली जाती है। तो जैसे आपके घर में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए आते हैं ना, वो सर्विसेज देते हैं। लेकिन अगर यही लोग फ्यूमिगेशन की, छिड़काव की फैसिलिटी देते हैं वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पड़ा हुआ होता है, तो उनकी सर्विसेज क्या है, एग्जम्प्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा है हमारे पास में सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। देखिए क्या होता है, गाय पूरा साल दूध देती रहे, इसके लिए उसको आर्टिफिशियल तौर पे प्रेग्नेंट रखा जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है जी, ऐसी सर्विसेज भी। और हैन जो होती है, मुर्गी जो होती है, वो पूरे टाइम अंडे देती रहे। अगर वो नेचुरल वे में अंडे देगी, तो वो एक या दो अंडे ही देगी, या 5 या 10 या 15 अंडे दे देगी पूरे सीजन के अंदर। लेकिन हमें बहुत सारे अंडे चाहिए। अब इंसान तो है ही ना नालायक, इंसान तो नालायक है। वो क्या चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए जीवों को भी क्या नाम है, इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि उनसे फायदा पूरे साल मिलता रहे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम इसको सर्विसेज देते हैं कि हैंस को भी प्रेग्नेंट रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, या किस तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जो ऐसी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है जी, वो क्या होता है, ऐसी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं, ठीक है, जीएसटी से। अच्छा, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज के अंदर हॉर्सेस को जो आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज दी जा रही हैं, वो अलाउड नहीं है। यानी कि अलाउड तो है, कहने का मतलब जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट सर्विसेज के अंदर नहीं आएंगी। अगर आपको बोला जाता है सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस, तो इट इज टैक्सेबल। ठीक, ओके। तो देखो, जो मैंने अभी ये बोला था ना थोड़ी देर पहले, पैकिंग एंड लोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ पल्सेस आर टैक्सेबल, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आती। ठीक है, हाँ, इनकी अगर वेयर हाउसिंग होगी वो एग्जम्प्ट होगी।
ठीक है, तो ये हमारी जो सर्विसेज थी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये हमारे पास एग्जम्प्ट सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। आई होप आपने इसको साथ के साथ जो है वो नोट किया होगा। ठीक है, सर हाँ जी। सर ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वाली सर्विसेज थी, हाँ जी। इसमें हम जब ट्रैक्टर खरीदेंगे तो हम तो जीएसटी पे करेंगे। नहीं बेटा, देखो आप तो गलत चले गए, आप तो गलत चले गए। जरा इसको पढ़ना एक बारी फिर से, इस वर्ड को। हाँ तो सर पहले मैं खरीदूंगी तभी तो रेंट पे दूंगी किसी को। जरा फिर पढ़ना इसको, रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपने खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, दैट इज परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। आप उस चीज के लिए जो है टैक्स पे करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप उस ट्रैक्टर को कहाँ दे दोगे, आगे दे दोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको रेंट पे दे दोगे, तो ऐसी सर्विसेज के ऊपर आप उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ये बोला मैंने। वो यस सर। सर्विसेज एग्जाम्प्ट के तो सर अंदर। हमारा तो नुकसान हो गया फिर। क्यों हमने नुकसान हो गया? हमने तो जीएसटी दिया और हमें मिला ही नहीं हाँ, तो वापस। अगर जीएसटी दिया और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला तो आपका नुकसान कहाँ हुआ? मैं बताता हूँ आपको इसका तरीका, आपको तो मालूम ही है पहले से। देखो, आपने ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है जी, आपने ये यस सर। ट्रैक्टर खरीदा, परचेज किया कितने का, मान लीजिए 10 लाख का। आपने इसके ऊपर जीएसटी दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए, 11 लाख। अब आप क्या कहेंगी कि आपकी कॉस्ट कितनी है? 11 लाख। तो आप इस ट्रैक्टर को अगर किसी को भी रेंट पे देती हैं तो वो कितने पे देंगी? आप 10 लाख से कंपैरिजन नहीं करेंगी, 11 लाख से कंपैरिजन करेंगी। तो आप क्या करेंगी जी, इस ट्रैक्टर को कम से कम 15 लाख में जो है वो किराए पे देंगी, सो दैट आपकी 11 लाख की कॉस्ट निकल करके आ जाए। ये आपकी कॉस्ट का पार्ट। यस सर। नुकसान तो कभी भी नहीं होता बेटा। यस सर। जिस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता ना, वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। ओके सर। अच्छा जी, ये स्पेशल केस लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी जो मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट तक जाते जाते एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आपको मतलब समझ में आने लगेगा दोनों का, पैडी और राइस के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है जी हमारे पास में पैडी, ठीक है जी, और हमने इसकी फैक्ट्री में मिलिंग की, अलग किया हमने इसको, जो हमारे पास में वो जैसा खेत में उगा हुआ होता है ना, बाली बाली सी, उससे हमने अलग किया, राइस बना दिया इसको। तो दोनों के बीच में ना डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। अब कभी कभी क्या होता है, हमने ना फैक्ट्री में इसकी शेप को चेंज नहीं किया, यानी कि उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया है, चावल वो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह ना आलू का वो ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल। अब आपने क्या किया, आलू को खेत से निकाला, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब उस आलू से आपने आलू के चिप्स बना दिए, आपने उसकी असेंशियल फीचर को चेंज कर दिया, तो आलू से आलू के चिप्स बनाने की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि अब आपने इसकी जो नेचुरल क्या नाम है फीचर थी उसको चेंज कर दिया। ठीक इसी तरीके से आपने टमाटो उगाया, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन टमाटो उगा करके उससे टमाटो केचप बना दिया, तो आपने इसके एसेंशियल फीचर को चेंज कर दिया। और जब आप किसी एसेंशियल फीचर को चेंज करते हैं, इसके अंदर आप जितनी भी सर्विसेज देते हैं वो आपकी टैक्सेबल सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो अब जरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना। प्रोसेस विच डज नॉट अफेक्ट essential feature of agriculture produce or make agriculture produce fit for primary market। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है, हम पहली मंडी में इसको बेचने जा रहे हैं, यानी कि हम होलसेलर को बेचने जा रहे हैं। हम कौन है? फार्मर है।
देन नो जीएसटी ऑन दैट सर्विसेज। बात समझ में आई कि अगर हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया और हम जा रहे हैं इसको मंडी में बेचने के लिए, प्राइमरी मार्केट में, तो ये अगर हमने इसके एसेंशियल कैरेक्टर को चेंज नहीं किया है, ठीक है जी, वैसे का वैसे ही बेचने जा रहे हैं जैसा ये उगा था, जैसे प्रकृति ने इसको शेप दिया था, तो ऐसी सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं जीएसटी से। लेकिन अगर आपने किसी तरीके का कोई अल्टरेशन कर दिया उसकी एसेंशियल फीचर में, या फिर उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेकेंडरी मार्केट में बेचने की सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे पहली बारी चीज बिकती है, जो हमारे होलसेलर जहाँ से खरीदते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? जहाँ से हम खरीद के आते हैं एज अ कस्टमर। आप सब्जी मंडी में जाते हैं आप अपनी सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां से सब्जी खरीद करके लेके आते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि वो सब रिटेलर होते हैं और हम फाइनल कस्टमर हैं उसके। और अगर आपने कोई असेंशियल फीचर भी उसकी चेंज कर दिए हैं, जैसे मैंने बताया टमाटो से टमाटो केचप बना दी, पोटैटो से पोटैटो चिप्स बना दिए, तो क्या हो जाएगा सर? वो लाइबल हो जाएगा जीएसटी पे करने के लिए, क्योंकि तब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती। ये मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा वैसे मेरा मन तो नहीं मानता, लेकिन है इसलिए आपको गलत नहीं पढ़ा सकता, स्लॉटरिंग की सर्विसेज अगर दी जाती है, यानी कि कसाई खाने की सर्विसेज अगर हम देते हैं, कसाई की सर्विसेज अगर हम देते हैं, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल जो है वो भी एग्जम्प्ट सर्विसेज के अंदर आती हैं। और नर्सरी सर्विसेज भी एग्जम्प्ट सर्विसेज के अंदर आती हैं। नर्सरी की सर्विसेज क्या होती है? मेरे ख्याल आप लोगों को मालूम होगा, पता है आप लोगों को नर्सरी की सर्विसेज क्या होती हैं? जहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, रिटेन किए जाते हैं, यस उसके सर। बाद में वहां से एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरी जगह पे लगाए जाते हैं। जनरली ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सर्विसेज थी, सर हाँ जी, सर जैसे अभी आपने बताया कि हमें किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो एसेंशियल फीचर है उसे हार्म नहीं करना है, हार्म नहीं हम करना उसे है, अलग नहीं कर सकते। हार्म कर सकते हैं, ऑल्टर नहीं करना, हार्म करना नहीं हाँ होता। हाँ, ऑल्टर नहीं करना है, हाँ। तो हमें जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। तो सर जैसे ये मटर होती है, हम्म। तो ये कोल्ड स्टोर वाले क्या करते हैं कि जो सीजन आता है उसमें छील छील के उनको वो कर लेते हैं स्टोर। टैक्सेबल तो है, अगर टैक्सेबल। टैक्सेबल है, हाँ, क्यों सर? क्योंकि एक तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर पैडी के फॉर्म में नहीं रहा ना। पैडी के फॉर्म में वो कब तक था? जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ था या फिर उन दाने उसके अंदर थे। जब आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसके वो चेंज हो गया, अब वो सफल के मटर की तरह से बिक रहा है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी किसकी एग्जाम्प्ट थी बताओ? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी किसकी एग्जाम्प्ट थी बताओ मेरे को? ये यस सर। सर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हाँ, और राइस है बस उसकी। ओके। राइस, पल्सेस, सीरियल, जैगरी, कॉटन, इसमें कहीं मटर पीस कहीं नहीं लिखा हुआ। नो सर। नहीं सर, वो अलग करने की जो सर्विस देंगे कुछ लोग, वो तो एग्जाम हो सकती है ना। नहीं, वो बेटा असल में क्या होता है, वो ना बिजनेस क्लास पर्सन जो होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना कोल्ड स्टोरेज वाले, वो कौन लोग हैं? वो फार्मर्स थोड़ी हैं, या वो फार्म लेबर थोड़ी है जो वहां पे काम कर रही है। वो यस बिजनेसमैन सर। होते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं। उनके लिए वो रॉ मटेरियल परचेज करके आ रहे हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। उसके ऊपर अगर जीएसटी नहीं लगाएंगे तो सोचो कितने लोग हमारे से बच जाएंगे। यस सर।